गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी चोमू जयपुर के लाइव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है और प्रतिदिन हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसे आप अच्छे से काम में ले रहे हों और घर पे बैठे ही आपको जो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं उनका आप अच्छे से लाभ उठाएं, यही हमारी उम्मीद है। और जो भी टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाता है उसके अच्छे से नोट्स तैयार करें और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रखें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन जो वीडियोज डाले जाते हैं उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे थे आवर्त बीजी जो पादप थे उनमें लैंगिक जनन की, और लैंगिक जनन में हम पहुंच चुके थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स थे वहां तक, अर्थात आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। वहां हमने बात की थी कि जो आवर्त बीजी पादप थे उनके अंदर निषेचन के बाद में एक तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है जिसके हमने पिछले वीडियो में बात की है। फिर हमने आगे जो आज अपना वीडियो है वो है भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसके बाद में बीज का निर्माण, फिर आएगा फल का निर्माण। तो ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारी प्रक्रियाएं निषेचन के बाद में संपन्न होती हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण परिवर्धन। जो आवर्त बीजी पादप हैं उनमें भ्रूण का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो जैसा कि मैंने चित्र बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो ध्यान दीजिए। निषेचन की जो घटना थी वो घटना हमने देखा कि निषेचन की जो घटना थी वो भ्रूण कोश में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? भ्रूण कोश में। और जो भ्रूण कोश था उस भ्रूण कोश में हमने पढ़ा था बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ अंड कोशिका पाई जाती है, निभाग की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीच में द्वितीयक केंद्रक था, अर्थात जो ध्रुवीय केंद्रक थे वो आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक का क्या कर रहे थे? निर्माण। जो द्वितीयक केंद्रक था उनके साथ एक नर युग्मक ने क्या किया था? संलयन, और जिसे हमने त्रिक संलयन कहा था। और त्रिक संलयन की घटना के दौरान त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है और बाद में वो चेंज होता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, और उस भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण, जिसके हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे भ्रूण परिवर्धन की। तो भ्रूण परिवर्धन में क्या होता है? जो बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ अंड कोशिका होती है, ये एग सेल अंड कोशिका है, और इस अंड कोशिका के साथ, इस अंड कोशिका के साथ जो एक नर युग्मक है वो नर युग्मक क्या करता है? संलयन करता है, जिसे युग्मक या युग्मन संलयन कहा था या वास्तविक निषेचन कहा था, जिसके दौरान एक द्विगुणित कोशिका का क्या होता है? निर्माण। और उस द्विगुणित कोशिका को हमने कहा था जाइगोट या युग्मनज कहा था। तो निषेचन की क्रिया होगी, अंड कोशिका नर युग्मक से संलयन करके क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। यहाँ निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है? भ्रूणकोश में। भ्रूण का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है? बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ। किधर हो रहा है? बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ। ये जो भ्रूणकोश था पूरा भ्रूणकोश किसमें बंद है? बीजांड में। और बीजांड किसमें बंद है? अंडाशय में। किसमें बंद है? अंडाशय में। तो बीजांड जब निषेचन हो जाएगा तो अंड कोशिका भ्रूण बना लेगी, पूरा बीजांड बीज में बदल जाएगा और अंडा से जो है वो फल का क्या करता है? निर्माण करता है। आज केवल हमें बात करनी है कि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो कैसे हुआ। तो यहाँ
एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके क्या बना रहा है, युग्मनज का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और इस युग्मनज से ही पूरे के पूरे भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहां हम भ्रूण परिवर्धन की बात करें तो भ्रूण का जो परिवर्धन है वो भ्रूणपोष बनने के बाद में होता है, अर्थात भ्रूणपोष का जो निर्माण है जब संपन्न हो जाता है तब भ्रूण जो है उसका डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, ताकि परिवर्धित होते हुए जो भ्रूण है उस भ्रूण को क्या मिल सके, भ्रूणपोष से पोषक तत्व मिल सके। तो स्टार्ट करता हूं। और भ्रूण परिवर्धन की जो क्रिया है उसको मैंने अच्छे से समझा रखा है। यहां देखो जो हमने सीरियल नंबर बना रखे हैं ABCD, ये क्रम को दर्शाएंगे कि किस प्रकार से जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट यहां होगा। सबसे पहले युग्मनज जो है एक द्विगुणित कोशिका है। ये जो युग्मनज है ये पहले निष्क्रिय अवस्था के अंतर्गत चला जाता है, उसके बाद में या विराम अवस्था में चला जाता है, उसके बाद में यह भ्रूणपोष से एंडोस्पर्म से पोषक तत्व लेकर अपने आकार आकृति को क्या करता है, बढ़ाता है और अपने चारों तरफ एक यह पतले स्तर का क्या कर लेता है, निर्माण। यहां देखो ये पतले स्तर का क्या कर लिया, इस युग्मनज ने अपने चारों तरफ क्या कर लिया, निर्माण। अब ये जो युग्मनज है इस युग्मनज को हम कहेंगे निषिक्तांड। क्या कहेंगे, निषिक्तांड कहेंगे। तो ये जो युग्मनज है ये युग्मनज क्या कहलाएगा, निषिक्तांड कहलाएगा। और इससे ही बाद में पूरा जो भ्रूण बनेगा। यहां हम जो भ्रूण परिवर्धन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस भ्रूण परिवर्धन की जो जानकारी दी थी वो हैंस्टीन ने दी थी। उन्होंने कैप्सेला ब्रूसा पेक्टोरिस किसमें समझाया था, कैप्सेला ब्रूसा पेक्टोरिस, कैप्सेला ब्रूसा पेक्टोरिस में भ्रूण परिवर्धन को समझाया था। और कैप्सेला ब्रूसा जो पेक्टोरिस में भ्रूण परिवर्धन होता है वह है जितने भी जो द्विबीजपत्री हैं उन द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनमें भ्रूण का परिवर्धन सभी में इसी के समान होता है। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं आज केवल द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उनका जो परिवर्धन है वो किस प्रकार से होता है। और द्विबीजपत्रियों में जो भ्रूण परिवर्धन है वो कैप्सेला ब्रूसा पेक्टोरिस के समान होता है। और भ्रूण परिवर्धन की जानकारी किसने दी थी, हैंस्टीन ने दी थी। तो यहाँ हम द्विबीजपत्रियों में जो भ्रूण का परिवर्धन होता है उसको समझने के लिए किसका उदाहरण ले रहे हैं, कैप्सेला ब्रूसा पेक्टोरिस का यहाँ उदाहरण ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ निषिक्तांड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब ये जो निषिक्तांड है इस निषिक्तांड में प्रथम जो विभाजन होगा, प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होगा। पहला विभाजन कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। इधर ऊपर की हम तरफ बात करें तो ये उधर ऊपर वाला जो सिरा है ये माइक्रोपाइलर एंड है, बीजांड द्वारीय क्या है, सिरा है। और नीचे की बात करें तो ये चलाजा एंड है। कौन सा, चलाजा एंड है या निभागीय क्या है, सिरा है। तो यहां जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के कारण बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ एक कोशिका बनती है जिसे बेसल सेल या आधारीय कोशिका या क्या कह रहे हैं अपन, निलंबक कोशिका कह रहे हैं, सस्पेंसर सेल कह रहे हैं। किधर बन रही है, बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ। नीचे जो कोशिका बन रही है निभागीय सिरे की तरफ, उस कोशिका को हम कह रहे हैं अग्रस्त कोशिका या एपिकल कोशिका कह रहे हैं, या इसी को हम एम्ब्रियोनिक सेल कह सकते हैं, भ्रूणीय क्या कह सकते हैं, कोशिका। ये जो भ्रूणीय कोशिका है इससे भ्रूण का क्या होगा, निर्माण। और जो निलंबक कोशिका है या आधारीय जो कोशिका है, इस आधारीय कोशिका से किसका निर्माण होगा, निलंबक का क्या होगा, निर्माण। तो यहाँ ध्यान रखना ये जो निलंबक कोशिका ये बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ बन रही है। और नेक्स्ट हम देखें यहाँ तो अग्रस्त जो कोशिका है, एपिकल जो सेल है, भ्रूणीय कोशिका है, वो किधर बन रही है, निभागीय सिरे की तरफ बन रही है। उसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं में साथ साथ विभाजन होता है। क्या होता है, साथ साथ विभाजन होता है। जो निलंबक कोशिका है उसमें जो अगला विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ होगा। कैसे होगा, अनुप्रस्थ, जिससे कितनी कोशिकाएं,
कितनी निलंबक कोशिकाएं बन गई, यहाँ 2 निलंबक कोशिकाएं बन जाती हैं। जबकि जो अग्रस्त कोशिका है, इस अग्रस्त कोशिका की हम बात करें तो अग्रस्त जो कोशिका है उसमें अगला विभाजन जो है वो लंबवत होगा पहले वाले विभाजन के, और इसके कारण यहाँ भी 2 कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण। तो इस प्रकार से यहाँ 4 कोशिकीय भ्रूण बना। और इस 4 कोशिकीय भ्रूण की बात करें तो इनमें जो कोशिकाएं हैं इनका व्यवस्था क्रम इस प्रकार से है कि ये जो भ्रूण है ये हमें टी शेप, कैसी संरचना के रूप में, टी समान संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे टी शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। टी आकार का क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। टी आकार का क्या कहते हैं, भ्रूण, यहाँ इसे कहा गया। नेक्स्ट, आगे इनमें समान साथ साथ विभाजन होगा। दोनों निलंबक कोशिकाएं विभाजन करके कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, 4 कोशिकाओं का। अब निलंबक कोशिका में जितने भी विभाजन होंगे वो सारे के सारे विभाजन कैसे होंगे, अनुप्रस्थ होंगे। कैसे विभाजन होंगे, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान धीरे 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 इनसे 6 से 10 कोशिके लंबा निलंबक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ 4 कोशिकीय निलंबक बन गया। जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, अग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनमें जो अगला विभाजन है पहले वाले विभाजन के क्या होगा, लंबवत होगा। और उसके दौरान यहाँ भी 4 कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब 4 कोशिकीय ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण को हम कहते हैं चतुष्टांक। क्या कहते हैं, चतुष्टांक कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। तो 4 कोशिकीय भ्रूण बन गया। इस 4 कोशिकीय भ्रूण को हम क्या कह रहे हैं, चतुष्टांक कह रहे हैं। इधर निलंबक का निर्माण हो गया, इसमें भी 4 कोशिकाएं दिख रही हैं। धीरे 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 इनमें भी कोशिकाओं की क्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। अब इस निलंबक में ये जो पूरा है, ये जो कोशिकीय संरचना बन गई, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा निलंबक कहलाएगी। निलंबक की जो सबसे शीर्ष वाली जो कोशिका है उस कोशिका को कहेंगे चूस्कांग कोशिका, जो अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या है, बड़ी है, जो चूस्कांग का क्या करेगी, कार्य करेगी। होस्टोरियल क्या कह रहे हैं, इसको सेल कह रहे हैं, चूस्कांग कोशिका कह रहे हैं। और भ्रूणीय कोशिकाओं के पास वाली जो कोशिका है उस कोशिका को कहते हैं अधस्फीतिका या हाइपोफिसिस कोशिका। क्या कह रहे हैं, अधस्फीतिका या हाइपोफिसिस कोशिका कह रहे हैं। आगे इनमें साथ साथ ही विभाजन होगा। तो देखो, निलंबक जो कोशिकाएं हैं वो और विभाजन करेंगी और 6 से 10 कोशिकीय लंबा क्या बना लेंगी, निलंबक बना लेंगी। ये और लंबा क्या बना लिया इन्होंने, निलंबक, जिसकी सबसे शीर्ष वाली जो कोशिका है अन्य कोशिकाओं से बड़ी है। और इस कोशिका को हम कह रहे हैं चूस्कांग कोशिका, जो चूस्कांग का क्या करेगी, कार्य करेगी। और भ्रूणीय कोशिकाओं के पास वाली जो कोशिका थी उस कोशिका को हम क्या कह रहे हैं, अधस्फीतिका कोशिका या हाइपोफिसिस क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। अब जो चतुष्टांक बना था, चतुष्टांक की हम बात करें, 4 कोशिकीय भ्रूण बन गया था। अब इनमें और विभाजन होगा, इनमें और क्या होगा, विभाजन। और विभाजन होने से, और यहाँ जितने भी विभाजन हो रहे हैं ये सब के सब विभाजन माइटोटिक हैं, समसूत्री प्रकार के विभाजन हैं। तो यहाँ 8 कोशिकीय भ्रूण बन जाएगा। कैसा भ्रूण बन गया, 8 कोशिकीय। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिकीय क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब 8 कोशिकीय जो भ्रूण बना इसे हम कह रहे हैं अष्टांक या ऑक्टेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अष्टांक या क्या कह रहे हैं, ऑक्टेन कह रहे हैं। इस ऑक्टेन में यहां ध्यान दो, इस ऑक्टेन में 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4 कोशिकाएं जो किधर है, अधस्फीतिका की तरफ, अधस्फीतिका की तरफ है, हाइपोफिसिस की तरफ है, अधस्फीतिका या हाइपोफिसिस की तरफ है। उन कोशिकाओं को तो कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं। क्या कह रहे हैं, हाइपोबेसल कोशिकाएं, सॉरी क्या कह रहे हैं, हाइपोबेसल कोशिकाएं जो अधस्फीतिका की तरफ बन रही हैं। ये इन कोशिकाओं को तो कह रहे हैं हाइपोबेसल कोशिकाएं। और जो निभागीय सिरे की तरफ बन रही हैं 1 2 3 4, इन कोशिकाओं को हम कह रहे हैं एपीबेसल कोशिकाएं। क्या कह रहे हैं, एपीबेसल कोशिकाएं। यहां ध्यान दो, हाइपोबेसल जो सेल है
इन हाइपोबेसल सेल से क्या बनता है? इन हाइपोबेसल कोशिकाओं से एक तो क्या बनेगा? मूलांकुर, एक क्या बनेगा? बीज पत्राधार। क्या बनेगा? बीज पत्राधार। तो बीज पत्राधार का और मूलांकुर का जो निर्माण हो रहा है वो कौन सी कोशिका से हो रहा है? हाइपोबेसल कोशिका से। कौन सी कोशिका से? हाइपोबेसल। हाइपोबेसल किसे कहा? 8 कोशिकाओं में से 4 जो कोशिकाएं हैं जो अधस्फीतिका हाइपोफिसिस कोशिका की तरफ हैं उन्हें हाइपोबेसल कोशिकाएं कह रहे हैं, और जो निभागे सिरे की तरफ है 4 कोशिकाएं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एपीबेसल कोशिकाएं। यहाँ एपीबेसल कोशिकाओं की बात करें तो एपीबेसल कोशिकाओं से भ्रूण परिवर्धन के दौरान कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं? तो एक तो इनसे बनता है बीज पत्र। क्या बनता है? बीज पत्र। एक बनता है बीज पत्रोपरिख और एक बनता है प्रांकुर। इन सब की बात करेंगे। ये क्या है? फिलहाल आप ध्यान रखो कि एपीबेसल जो सेल है उससे बीज पत्र बनेंगे और बीज पत्रोपरिख बनेंगे और प्रांकुर बनेगा, जबकि हाइपोबेसल जो सेल हैं उनसे मूलांकुर और बीज पत्राधार का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ ये जो भ्रूण का परिवर्धन हुआ कहां तक? अष्टांक तक। कहां तक हुआ? अष्टांक तक। अब जो 8 कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकीय जो भ्रूण है, इस 8 कोशिकीय भ्रूण की जो कोशिकाएं हैं इनमें परिणत विभाजन होगा और परिणत विभाजन के कारण यह 16 कोशिकीय भ्रूण का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। 16 कोशिकीय क्या बना लिया? भ्रूण। और 16 कोशिकीय जो भ्रूण है वह गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम गोलाकार भ्रूण या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलाकार भ्रूण या ग्लोबल क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। तो ये कैसा भ्रूण है? गोलाकार भ्रूण है। इस भ्रूण में भी सबसे बाहरी जो स्तर है, सबसे बाहरी जो कोशिकाएं हैं उनमें और परिणत विभाजन होगा धीरे धीरे, और उससे सबसे बाहरी जो उत्तक बनेगा डर्मेटोजन, उसके बाद में वल्कुटजन, रंभजन आदि का धीरे धीरे क्या होगा? निर्माण होगा। तो जैसे जैसे गोलाकार भ्रूण में परिवर्तन होगा, परिवर्तन के दौरान गोलाकार भ्रूण अब आगे निर्माण कर लेगा हृदयाकार भ्रूण का। किसका निर्माण कर लेगा? हृदयाकार भ्रूण का। अब इसकी जो संरचना है भ्रूण की गोलाकार से कैसी हो जाएगी? हृदय के समान हार्ट शेप्ड इसकी क्या हो जाएगी? संरचना। तो इसे हम हार्ट शेप्ड क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे। इस हार्ट शेप्ड जो एम्ब्रियो है इसके जितने भी उत्तक होंगे, सबके सब जो उत्तक होंगे वो कैसे होंगे? विभज्योतकी। कैसे होंगे? विभज्योतकी। सारे के सारे उत्तक कैसे होंगे? विभज्योतकी। ध्यान दो, साथ साथ विभाजन हो रहा था निलंबक में भी और भ्रूणीय कोशिकाओं में। ये पूरा क्या है? निलंबक। निलंबक की सबसे ऊपर की कोशिका क्या है? चूस्कांग। और सब जो भ्रूणीय कोशिकाओं के पास वाली जो कोशिका है उस कोशिका को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ अधस्फीतिका कह रहे हैं, हाइपोफिसिस कह रहे हैं। अब जो हृदयाकार भ्रूण बनेगा, इस हृदयाकार भ्रूण में 3 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी जो स्तर है, ये सबसे बाहरी ये वाला स्तर, इससे हम कह रहे हैं डर्मेटोजन, या क्या कह रहे हैं? त्वचाजन। जो भ्रूण का सबसे बाहरी क्या बनाएगा? स्तर बनाएगा, सबसे बाहरी लेयर या सबसे बाहरी परत का क्या करेगा? निर्माण। उसके अंदर की तरफ जो ये उत्तक दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं वल्कुटजन। क्या कहते हैं? वल्कुटजन। जो वल्कुट स्तरों का क्या करेगा? निर्माण। जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, वहां हमने बात की थी जो तना है, जड़ है आदि की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो वहां हमने पढ़ा था कि सबसे बाहरी जो स्तर है वह बाह्य त्वचा का क्या करेगा? निर्माण। फिर वल्कुट स्तर बनेगा, तो यहाँ वल्कुट जन के द्वारा आंतरिक जो उत्तक है, आंतरिक जो स्तर है वल्कुट वगैरह आदि का क्या होगा? निर्माण। रंभजन जो है उसके द्वारा रंभीय उत्तक का क्या होगा? निर्माण। रंभजन के द्वारा रंभीय क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो भ्रूण बना इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? हार्ट के समान, इसलिए इसे हृदयाकार क्या कह रहे हैं? भ्रूण कह रहे हैं। और हृदयाकार भ्रूण अब धीरे धीरे किस में चेंज होगा? परिपक्व भ्रूण के अंतर्गत चेंज होगा। हृदयाकार भ्रूण के ये जो दोनों सिरे इधर निकले हुए हैं, ये जो सिरे हैं आगे वृद्धि करके ये निर्माण करेंगे किसका? बीज पत्रों का। किसका निर्माण करेंगे? बीज पत्रों का क्या करने वाले हैं? ये निर्माण कर रहे हैं। तो हृदयाकार भ्रूण धीरे धीरे किस में चेंज होगा?
परिपक्व किसमें, भ्रूण के अंतर्गत। कभी कभी द्विबीजपत्री जो प्लांट है उनमें भ्रूण का जो परिवर्धन हुआ उसका क्रम पूछ सकता है, तो टी सेप्ड, फिर चतुष्टांग, फिर अष्टांग, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार, और फिर कैसा भ्रूण बनेगा, परिपक्व भ्रूण का क्या होगा, निर्माण। या हम कहें गोलाकार से फिर हृदयाकार, हृदयाकार से कैसा भ्रूण बनेगा, परिपक्व जो एम्ब्रियो है उसका क्या होगा, निर्माण होगा। ध्यान दो, जो परिपक्व भ्रूण है उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे, तो ये तो पूरा निलंबक है, ये जो पूरी संरचना है ये सस्पेंसर या क्या कहला रही है, निलंबक कहला रही है। और निलंबक की सबसे शीर्ष की जो कोशिका थी उस कोशिका को हमने क्या कहा है, चूस्कांग कोशिका का है, तो ये चूस्कांग है। और भ्रूणीय कोशिकाओं के पास वाली जो कोशिका है, ये भ्रूण के पास वाली निलंबक की सबसे नजदीक की कोशिका, उस कोशिका को हम कह रहे हैं अधस्फीतिका, अधस्फीतिका कोशिका कह रहे हैं, या हाइपोफिसिस कोशिका कह रहे हैं, तो ये अधस्फीतिका। अब यहां हम अंदर की बात करें तो ये जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसकी बात करें तो हमने देखा जो अधस्फीतिका कोशिका है, ये अधस्फीतिका जो कोशिका है वह निर्माण करती है यहाँ एक तो किसका, मूल गोप का, रूट कैप का, और रूट टैप किसका, रूट टैप। मूल क्या बनाती है, शीर्ष बनाती है। या हम कहें अधिकांशतया जो मूलांकुर का निर्माण होगा किसके द्वारा, हाइपोबेसल सेल्स के द्वारा, तो मूलांकुर के निर्माण में भी कौन भाग लेगी, अधस्फीतिका कोशिका क्या करती है, भाग लेती है। तो यहां निलंबक के पास में अधस्फीतिका जो कोशिका है उसके पास में इधर क्या बन रहा है, मूलांकुर बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। तो ये जो मूलांकुर है, जब जो बीज है, बीज का अंकुरण होता है, तो ये जो मूलांकुर है, इस मूलांकुर से ही किसका निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है। और जो मूलांकुर है एक टोपी समान संरचना के द्वारा क्या हुआ है, ढका हुआ, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मूल गोप कह रहे हैं। और मूलांकुर का जो शीर्ष है उसे हम क्या कह रहे हैं, रूट टैप कह रहे हैं, मूल शीर्ष कह रहे हैं, जो किसके द्वारा ढका हुआ है, मूल गोप के द्वारा क्या है, ढका हुआ है। नेक्स्ट यहां हम देखें तो ये जो संरचना है इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रांकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रांकुर कह रहे हैं। तो यहाँ जो हम बात करते हैं द्विबीजपत्रियों में, तो द्विबीजपत्रियों में प्रांकुर जो है सबसे शीर्ष में होता है और मध्य की अक्ष में होता है। और जो बीजपत्र है, दोनों बीजपत्र कहाँ पर होता है, पार्श्व में होता है। बीजपत्र कहाँ पर होंगे, पार्श्व में होंगे, और जो प्रांकुर होगा वो कहाँ पर होगा, शीर्ष पर होगा। यहाँ एक बीच में मध्य में ये पूरा का पूरा जो है ये भ्रूणीय अक्ष है, अर्थात वह अक्ष जहां से प्रांकुर और मूलांकुर, मूलांकुर और प्रांकुर दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, भ्रूणीय अक्ष कह रहे हैं। भ्रूणीय क्या कह रहे हैं, अक्ष कह रहे हैं। तो भ्रूणीय अक्ष क्या है, मूलांकुर और जो प्रांकुर है, जिस अक्ष से आप जुड़े हुए हैं वह जो अक्ष है उसी को हम क्या कह रहे हैं, भ्रूणीय क्या कह रहे हैं, अक्ष कह रहे हैं। अब यहां हमें दो संरचनाएं और दिखाई दे रही हैं, एक बीज पत्राधार और एक बीज पत्रोपरिक। जो पीछे हमने बात की थी कि जो हाइपोबेसल सेल है उससे बीज पत्राधार, और जो एपीबेसल कोशिकाएं है ये वाली, इन एपीबेसल कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, बीज पत्रोपरिक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, एपीकोटाइल की। बीज पत्रोपरिक क्या है, एपिकोटाइल या बीजपत्रोपरिक क्या है, तो एपिकोटाइल क्या है, भ्रूणीय अक्ष पर, भ्रूणीय अक्ष पर, ध्यान दो इधर, बीजपत्रोपरिक प्रांकुर के ठीक नीचे, प्रांकुर के ठीक कहां है, नीचे, प्रांकुर के ठीक कहां है, नीचे, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन वाला भाग, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन वाला भाग, भ्रूणीय अक्ष है ये। और इस भ्रूणीय अक्ष का यहाँ ये प्रोटीन वाला भाग है पूरा का पूरा, इस प्रोटीन वाले भाग को ही हम क्या कर रहे हैं, बीज पत्रोपरिक कह रहे हैं। और ये कहाँ समाप्त होता है, अंत में प्रांकुर में। कहाँ समाप्त होता है, प्रांकुर में समाप्त होता है। तो ये कहाँ समाप्त होगा, प्रांकुर में समाप्त होगा। ध्यान दो, बीज पत्रोपरिक की बात की हमने, कहाँ, प्रांकुर के ठीक नीचे, प्रांकुर के ठीक नीचे भ्रूणीय अक्ष का प्रोटीन वाला भाग, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन वाला ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, बीज पत्रोपरिक, जो कहाँ समाप्त हो रहा है,
प्रांकुर में समाप्त हो रहा है। ये जो प्रांकुर है, इस प्रांकुर से क्या बनता है, जब बीज का अंकुरण होता है तो प्रांकुर से प्ररोह का क्या होता है, निर्माण, और मूलांकुर से जड़ों का क्या होता है, निर्माण। नेक्स्ट हम बात करें हाइपोकोटाइल की, बीज पत्राधार की। किसकी बात करें, बीज पत्राधार की। तो बीज पत्राधार क्या है, तो बीज पत्राधार की बात करो। बीज पत्रों से ठीक नीचे व मूलांकुर से ठीक ऊपर, बीज पत्रों से ठीक नीचे व मूलांकुर से ठीक ऊपर का जो बेलनाकार प्रोटीन का जो भाग है, ये पूरा भाग, इस पूरे भाग को हम क्या कह रहे हैं, बीज पत्राधार कह रहे हैं। और जो बीज पत्राधार है, यह है किस में समाप्त होता है, मूल शीर्ष में। किस में समाप्त होता है, मूल शीर्ष में। तो कभी कभी यहां पर इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि बीज पत्राधार में और बीज पत्रोपरिक में क्या अंतर है। तो सीधा सा हम कहेंगे प्रांकुर के ठीक नीचे भ्रूणीय अक्ष का प्रोटीन वाला भाग तो क्या कहलाएगा, बीज पत्रोपरिक, और ये किस में समाप्त होगा, प्रांकुर में समाप्त होगा। बीज पत्राधार की बात करें तो बीज पत्रों से ठीक नीचे व मूलांकुर से ठीक ऊपर का जो भाग है बेलनाकार, वह भाग क्या कहलाएगा, बीज पत्रोपरिक, और ये किस में समाप्त होता है, मूल शीर्ष में। किस में समाप्त होता है, मूल शीर्ष में। तो यहाँ ये पूरा का पूरा भ्रूणीय क्या है, अक्ष है, और भ्रूणीय अक्ष जो है उसमें भ्रूणीय अक्ष जो है वो प्रांकुर और मूलांकुर दोनों को जोड़ने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। जब बीज का अंकुरण होता है तो प्रांकुर से क्या बनता है, प्ररोह, और मूलांकुर से क्या बनता है, मूल का क्या होता है, निर्माण, या जड़ का क्या होता है, निर्माण। हृदयाकार भ्रूण में ये दोनों जो संरचनाएं बन रही थी, ये जो शीर्ष बन रहे थे, यह दोनों आगे वृद्धि करके यही किसका निर्माण कर लेते हैं, बीज पत्रों का निर्माण कर लेते हैं। और द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उनमें हम देखते हैं तो उनमें कितने बीज पत्र हमें नजर आते हैं, 2 बीज पत्र दिखाई देते हैं। कितने बीज पत्र दिखाई देते हैं, 2 बीज पत्र दिखाई देते हैं। इनमें जो प्रांकुर होगा वो शीर्ष पर होगा द्विबीजपत्रियों में, और जो बीज पत्र हैं वो कहां पर होंगे, पार्श्व में होंगे। बीज पत्र कहां पर होंगे, पार्श्व में होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, ये जो पूरी की पूरा जो एम्ब्रियो है, पूरा का पूरा जो भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण, ये कहां बन रहा है, कहां निर्मित हो रहा है, कहां बन रहा था, भ्रूण कोष में। कहां बन रहा था, भ्रूण कोष में। भ्रूण कोष कहां था, बीजांड में, और बीजांड कहां था, अंडाशय में। तो यहां ये पूरा का पूरा ये जो भाग है, ये पूरा भाग क्या है, भ्रूण कोष है। क्या है, भ्रूण कोष है। और इसी के अंदर किसका निर्माण हो गया, यहां भ्रूण का निर्माण हो गया, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। यहां एक चीज छूट गई, यहां हम देखें जो ये निलंबक है ना, ये सस्पेंसर है। ये निलंबक क्या काम करता है, तो ये जो सस्पेंसर है, ये निलंबक है, ये परिवर्तित होते हुए भ्रूण को भ्रूणपोष में, परिवर्तित होते हुए भ्रूण को किस में धकेलेगा, भ्रूणपोष में धकेलने का क्या करता है, कार्य करता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, पोषण मिल सके। तो यहां ये परिवर्तित भ्रूण है, ये किस में उपस्थित है, भ्रूण कोष में उपस्थित है। और पोषण किससे लेगा, भ्रूण पोष से। किससे लेगा, भ्रूण पोष से। एम्ब्रियो भ्रूण किससे लेगा, पोष से लेगा। और कहां उपस्थित है, भ्रूण कोष में उपस्थित है। एंडोस्पर्म से पोषण लेगा, एम्ब्रियो सेक में ये व्यवस्थित है। अब परिपक्व जो भ्रूण है, परिवर्धित होता हुआ जो परिपक्व भ्रूण है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। देखो ये क्या हो गया, घूम गया, वक्रित हो गया। और भ्रूण की जो वक्रीय स्थिति है, इस वक्रीय स्थिति को ही यहाँ क्या कहा जाता है, टारपीडो। क्या कहा जाता है, टारपीडो। भ्रूण की ये जो वक्रीय स्थिति है, इसे क्या कहेंगे अपन, टारपीडो कहेंगे। और द्विबीजपत्री जो हैं उनमें ये कैप्सुला ब्रूसा पेक्टोरिस है, उसमें वक्रित प्रकार का जो भ्रूण है वो हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का भ्रूणीय परिवर्धन क्रूसीफर कैसा कहलाएगा, क्रूसीफर प्रकार का, या ओनाग्रेड प्रकार का, या इसे मीरोब्लास्टिक परिवर्धन भी कहते हैं। मीरोब्लास्टिक परिवर्धन से तात्पर्य है युग्मनज जो बनेगा, उसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं वो ही यदि भ्रूण परिवर्धन में भाग लेंगी, तो इस प्रकार का जो परिवर्धन है, उस परिवर्धन को हम क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक क्या कहेंगे, परिवर्धन कहेंगे। क्लियर यहां तक। तो ये अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, द्विबीजपत्रियों में जो भ्रूण परिवर्धन है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो चित्र है उसको आप इसी में से देख के बनाएं। कृपया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो यहां से पूछ लेता है। वो क्या है, ध्यान दो।
एक तो आता है अध्यावरण और एक आता है बीज चोल। एक तो आता है अध्यावरण और एक आता है बीज चोल। हमने अभी बात की जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, भ्रूण परिवर्धन हो जाएगा, तो जो पूरा का पूरा जो बीजांड है वो किस में चेंज हो जाएगा, बीज में। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बदलाव होंगे या क्या होंगे, चेंजेज होंगे। बहुत सारे बदलाव या क्या होंगे, चेंजेज होंगे। तो जो बीज है, इस बीज में कौन व्यवस्थित है, भ्रूण। और जो भ्रूण है वो एक छोटा क्या है, पादप है। और जब बीज को उपयुक्त नमी, उपयुक्त तापमान, जल आदि मिलता है, तब जो बीज है वो अंकुरित होगा। अर्थात ये जो भ्रूण है, ये जो छोटा पादप है, इसमें इस भ्रूण से ही नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है या डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो बीजांड है, निषेचन के बाद में, भ्रूण परिवर्धन के दौरान होने के बाद में, ये पूरा का पूरा जो बीजांड है वो किस में चेंज हो जाएगा, बीज में। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बदलाव होंगे। सबसे पहले यहाँ अंतर करें हम, एक तो आता है अध्यावरण और एक आता है बीज चोल। एक तो आता है अध्यावरण और एक आता है बीज चोल। तो अध्यावरण ये इंटुगमेंट जो है, ये अध्यावरण अध्यावरण हमें किस में देखने को मिलते हैं, किस में देखने को मिलेंगे, बीजांड में। किस में देखने को मिलेंगे, बीजांड में। जहां मैंने बताया था कि बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट पाए जाते हैं। अधिकांश जो बीजांड हैं वो द्विअध्यावरणीय होते हैं। तो अध्यावरण जो है वो किस में मिलेगा, हम बात कर रहे हैं अध्यावरण की और बीजचोल के अंतर की। तो अध्यावरण किस में मिलेगा, बीजांड में। बीजचोल बीज में बनेगा। तो बीजांड से ही क्या बनेगा, बीज। तो बीजचोल है वो किस में बनेगा, बीजचोल जो है वो किस में बनेगा, बीज में। अध्यावरण क्या है, बीजांड का जो बाहरी आवरण है वो क्या है, अध्यावरण। और बीज का जो बाहरी आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, बीजचोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजचोल। तो जो अध्यावरण है, उन्हीं से बीजचोल का क्या हो जाता है, बाद में निर्माण हो जाता है। बाहरी जो अध्यावरण है वो टेस्टा का निर्माण कर लेता है, मतलब बाहरी बीजचोल बना लेता है। और आंतरिक जो अध्यावरण है वो आंतरिक बीजचोल बना लेता है, अर्थात टैगमैन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो अपना अध्यावरण और बीजचोल है उसमें अंतर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म और जो फल भित्ति है उसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है। फल भित्ति में और पेरिस्पर्म जो है उसमें हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो पेरिस्पर्म क्या था, परिभ्रूणपोष क्या था, परिभ्रूणपोष, और एक बात कर रहे हैं अपन फल भित्ति, दोनों में क्या अंतर है। परिभ्रूणपोष क्या है, जो बीजांड है उसके जो बीजांडकाय है, बीजांड का जो बीजांडकाय ये भाग होता है ना, ये भ्रूण कोष जो है बाहर से बीजांडकाय से घिरा होता है। तो जब बीज बनेगा तो बीजांडकाय की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो बीज होंगे उनमें जो बीजांडकाय है उसकी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं और वो एक पतले लेयर का या पतले स्तर का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो बीजांडकाय से बनने वाला जो पतला लेयर है, पतला जो स्तर है, उस पतले स्तर को ही हम क्या कह रहे हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। और यह हमें किस में देखने को मिलता है, काली मिर्च में। किस में देखने को मिलता है, काली मिर्च में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट हम बात करें यही फल भित्ति क्या है, तो अंडाशय जो होगा ना, अंडाशय की सबसे बाहर की जो भित्ति है वो बाहर की भित्ति ही किसका निर्माण कर लेगी, फल भित्ति का। और अंडाशय जो है, अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, ये हमें पता है। तो अंडाशय की जो भित्ति है बाहरी, वह बाहरी किस क्या बनाती है, फल भित्ति का क्या करती है, निर्माण। तो इन दोनों में अंतर कंप्लीट। एक पूछ सकता है प्रांकुर चोल और एक पूछ सकता है मूलांकुर चोल। एक पूछ सकता है प्रांकुर चोल और एक पूछ सकता है मूलांकुर चोल। तो यहाँ हम देखें प्रांकुर जो चोल है, प्रांकुर जो चोल है वो किसको ढकता है, प्रांकुर को। प्रांकुर जो चोल है वो किसको ढकेगा, प्रांकुर को। और जो मूलांकुर चोल है वो किसको ढकेगा, मूलांकुर को। अर्थात मूलांकुर को ढकने वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, मूलांकुर चोल, और प्रांकुर को ढकने वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, प्रांकुर क्या कहलाएगा, चोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आज अपना यहाँ तक का जो मैटर था वो कंप्लीट हुआ। द्विबीजपत्री जो भ्रूण है उनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स, समझ में आया होगा और आप भी थोड़ी मेहनत करें। धन्यवाद, जय हिंद।